साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आने अवश्यंभावी हैं उनकी हम यहाँ विश्लेषणात्मक चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, एक पहला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग। और दूसरा है भारत निर्वाचन आयोग। इन दोनों में अंतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में भी आए हैं। अक्सर हम गलत कर बैठते हैं। व्याख्याता के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि राज्य विधानसभा के चुनावों में कार्यक्रम को कौन तय करता है, और एक पेपर में यह पूछ लिया कि राज्य विधानसभा के चुनाव की जो मतदान अवधि है, जैसे पहले सुबह 7 बजे से 5 बजे थी, पिछली बार इसको सुबह 6 बजे से बढ़ा करके शाम को 6 बजे तक कर दिया गया। तो ये कौन तय करता है? इसका काम है विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम, मतदान अवधि, चुनाव शिकायतें सुनना, नामांकन फार्म भरवाना और मतदाता सूचियां बनवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर मैंने बच्चों का 5-7 का पेपर देखा था, सब बच्चे इस प्रश्न को गलत कर गए कि राज्य विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम कौन तय करता है। तो उन्होंने इसका जवाब लिखा राज्य निर्वाचन आयोग। साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग तो 1994 में बना हुआ है अनुच्छेद 243 के तहत, और ये केवल स्थानीय संस्था यानी पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाता है, उनकी मतदाता सूची तैयार करता है। जबकि ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, और मैंने पर्टिकुलर यहाँ विधानसभा शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि हम यही गलती करते हैं। लोकसभा आते ही तो हम भारत चुनाव आयोग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन विधानसभा का नाम आते ही आधे से ज्यादा बच्चे लड़खड़ा जाते हैं और वो राज्य निर्वाचन आयोग का नाम लिख देते हैं, जो गलत होता है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग है, ये अनुच्छेद 243 में गठित है और इसका गठन वर्ष है 1994, और इसका कार्य है स्थानीय निकायों के चुनाव। स्थानीय निकाय में आ गया पंचायती राज प्लस नगरीय संस्थाएं। नगरीय संस्थाएं जो भी हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये सारी ये नगरीय संस्थाएं हो गई। तो ये स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, कार्यक्रम तय करना। इसमें भी हम जहां भूल करते हैं वो बिंदु ये है कि अक्सर हम ये कर देते हैं कि राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के या नगरीय संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम को कौन तय करता है। हम अक्सर जवाब देते हैं राज्य सरकार। तो वो साथियों, राज्य सरकार नहीं होता, जबकि राज्य चुनाव आयोग का कार्य है, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। चुनाव करवाना, कार्यक्रम तय करना और इनकी मतदाता सूचियां बनाना। मतलब मतदाता सूची भी 2 प्रकार की अलग अलग बनती हैं। एमएलए एमपी के लिए अलग है, और अपने नगर पालिका और जो विधानसभा की जो सीटें हैं, ये जो पंचायत राज की सीटें हैं, इनके लिए अलग है। यानी नगर पालिका और पंचायत राज में मतदाता सूचियां वार्ड वाइज बनती हैं, और उनमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियां बनती है बूथ वाइज। बहुत दोनों में अंतर है कि इनमें वार्ड वाइज मतदाता सूचियां हैं, इनमें बूथ वाइज है। इनकी शिकायतें सुनना, मतदाता सूचियां बनवाना, एक शब्द में जोड़ रहा हूं नया, बूथ वाइज, वार्ड वाइज, नॉइट की बूथ वाइज, वार्ड वाइज
तैयार करना, क्योंकि पंचायत राज संस्थाओं के साथ वार्ड मेंबर के चुनाव भी होते हैं, तो इसलिए बूथ वार्ड वाइज मतदाता सूचियों की जरूरत पड़ती है। और इसमें है बूथ वाइज मतदाता सूचियां। कौन सी है? बूथ वाइज, यानी प्रत्येक बूथ के अनुसार। जैसे ज्यादातर गांव में जिनकी जनसंख्या अभी 1200 पर एक बूथ तय कर रहे हैं, पहले ये 1500 तक था, अब 1200 जहां मतदाता है वहां एक बूथ होगा, 1200 से ज्यादा पर 2 बूथ हो जाएंगे। ये होगी बूथ वाइज। अभी आगामी क्वेश्चन अपना कर्माबाई, कुछ हम चर्चा कर रहे हैं। कर्माबाई एक है बिमस्टेक, ये एक संगठन है बिमस्टेक, और एक है सार्क। एक क्षेत्र है अनंत गोचर, कौन सा है? कर्माबाई, इनका जन्म हुआ था नागौर के मकराना के निकट कालवा गांव में। ये डूडी गोत्रीय जाट परिवार में जन्मी थी। और इनकी समाधि अक्सर हम गलत कर बैठते हैं। इनकी समाधि है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। क्योंकि इनकी बनाई खिचड़ी का भोग वहां लगता है। पहले ये बचपन में गांव में रही और बाद में इन्होंने अपना सारा जीवन जगन्नाथपुरी में बिताया था। आज भी जो पुरी में रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा को कर्माबाई की समाधि के सामने थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। फिर आगामी प्रश्न अपना बिमस्टेक। ये जो बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनका एक संगठन है, जिनमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। जो भी बंगाल की खाड़ी के नजदीक हैं, बंगाल की खाड़ी वाले देशों का संगठन, देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है, तो इसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। बंगाल की खाड़ी वाले देशों का क्षेत्रीय संगठन। और इसकी सदस्य संख्या साथियों 7 है। कितने देश हैं इसके सदस्य? 7 हैं। और इसका सम्मेलन अभी थाईलैंड में हुआ है। 2025 में जो सम्मेलन हुआ वो 6ठा है। कौन सा है? 6ठा सम्मेलन है, 6th। और ये थाईलैंड में हुआ। इसका स्थान कौन सा है? थाईलैंड। इसके बाद एक प्रश्न है शार्क, यानी जिसका हिंदी में नाम है दक्षेश। क्या नाम है? दक्षेश, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसके देश है, पहले 7 थे, अब इसके देश है 8। 8वां हो गया अफगानिस्तान। इसका स्थापना वर्ष है 1985। मुख्यालय कहां है इसका? काठमांडू। और इसका नवीनतम सदस्य यानी 8वां सदस्य, नवीनतम 8वां सदस्य है अफगानिस्तान। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, सार्क में क्या कौन से प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, कौन से नहीं उठाए जाते, तो इसमें केवल बहुपक्षीय मुद्दे यानी जो सभी देशों से संबंधित हैं वो मुद्दे उठाए जाते हैं। द्विपक्षीय मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो बायलैटरल इश्यूज हैं यानी द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो सार्क में नहीं उठाए जा सकते। जैसे अपने कश्मीर का मुद्दा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है। पाकिस्तान ने कई बार इस मुद्दे को सार्क के मंचों पर उठाने का प्रयास किया, लेकिन अनुमति नहीं मिली, क्योंकि इसके संविधान में यह लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, केवल बहुपक्षीय मुद्दे उठाए जाते हैं, जिससे सभी देशों को लाभ हो या सभी का हित जुड़ा हुआ हो। फिर आगामी प्रश्न है अपना अनंत गोचर।
ये कौन सा क्षेत्र है? अनंत गोचर। एक है अर्बुद, एक है योधेय, अनंत गोचर सिक्कर के आसपास का प्राचीन काल में जो क्षेत्र था उसको अनंत गोचर कहा जाता था। फिर अर्बुद प्रदेश जो है वो है सिरोही के आसपास का, सिरोही के पास का जो क्षेत्र है उसको अर्बुद अंचल प्राचीन काल में कहा जाता था। योधेय का जवाब है गंगा नगर, गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र था इसको प्राचीन काल में योधेय कहा जाता था। जो जांगल है, जांगल प्रदेश, ये है बीकानेर के आसपास का, यानी जहां राप्ती घाटी थी वो क्षेत्र है जांगल प्रदेश। आगामी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जगह मारा गया था 1857 क्रांति के समय, तो उनका अक्सर प्रश्न पूछते हैं। और मैंने देखा है साथियों 98 से अब तक लगातार, यानी कितने साल हो गए, 27 वर्षों में लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर भी बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन की हत्या कहां हुई थी? 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन की हत्या, अंग्रेज अधिकारी थे, और 1857 क्रांति में ही मेक मोशन की हत्या। फिर आता है मेजर न्यूबरी, न्यूबरी की हत्या कहां हुई? तो मेजर बर्टन की हत्या हुई थी साथियों कोटा में। कहां हुई थी? कोटा में। अब बर्टन में टय है, कोटा में टय, सब से आप याद रखें। थोड़ा सा दिमाग में अपने को एक अलग क्लू सेट करना पड़ेगा। मेक मोशन की हत्या हुई थी आउवा में, और आउवा कहां है? ये पाली और जोधपुर के बीच पड़ता है, लेकिन उस समय ये अभी पाली जिले में है। न्यूबरी की हत्या बहुत ही याद रहेगा कि न्यूबरी, नए से नसीराबाद और नए से न्यूबरी, ये याद रखें आप, यानी न्यूबरी की हत्या हुई थी नसीराबाद में। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है 1857 क्रांति के संबंध में कि 1857 के क्रांतिकारियों को राजस्थान में शरण किसने दी थी? क्रांतिकारी की जगह कई बार साथियों विद्रोही शब्द भी आ जाता है, एक ही बात है। विप्लवकारी शब्द भी आ जाता है, वो भी इसी का अर्थ है। क्रांतिकारियों को शरण देने वाला, ये इसका जवाब है कोठारिया का राउत, कोठारिया राउत जोध सिंह। क्या नाम है इसका? कोठारिया का राउत जोध सिंह। तो एक जनरल प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के प्रति देशी राजाओं का क्या रुख रहा था? तो साथियों 1857 की क्रांति को देशी राजाओं ने दबाने का प्रयास किया था, यानी वो अंग्रेजों के पक्ष में रहे थे। चंद नाम ऐसे हैं जिनमें जैसे कोठारिया का राउत है, और बिशन सिंह है, अजीत सिंह आलनियावास है, और अपने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत है। ये कुछ नामों को छोड़ दे तो बाकी सभी राजाओं ने, या झांसी की रानी को छोड़िए आप, अवध की अफजल महल को छोड़िए क्योंकि इनका निजी जो था, बाकी सारे जो राजा थे वो अंग्रेजों के पक्ष में लड़े। और लॉर्ड कैनिंग ने तो उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि ये भारतीय राजा हमारे पक्ष में नहीं होते तो इस तूफान में अंग्रेज कहीं बह जाते, हमारा पता ही नहीं चलता। एक प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस शहर में नहीं हुआ था? इसका जवाब है साथियों ब्यावर, अजमेर। 1857 की क्रांति अजमेर में नहीं हुई। इसका मतलब एक कारण है इसके पीछे। वो कारण ये थी क्योंकि अंग्रेज राजस्थान में सबसे पहले अजमेर में आए थे, और उनका जो भी सारा सिस्टम राजस्थान से संबंधित था वो सारा अजमेर में था, इसलिए अजमेर में क्रांति नहीं हुई। और अंग्रेजों का जो शस्त्रागार जिसको एम्युनिशन डिपो कहते हैं, जहां शस्त्र रखे जाते थे, इस अजमेर शस्त्रागार की रक्षा
करने का कार्य जोधपुर से आई सेना, जोधपुर से आई सेना जिसमें कुशल राज सिंह भी अंग्रेजों के पक्ष में थे, ने किया। एक बहुत ही प्रश्न है, 1857 की क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे? ये थे साथियों कमल और रोटी, क्या थे? कमल और रोटी। कोटा के ऊपर क्रांतिकारियों ने जब कब्जा कर लिया था उस समय कोटा का सहयोग किया था करौली की सेना ने। कोटा पर क्रांतिकारियों ने कब्जा किया। कोटा को मुक्त कराने का प्रयास, मुक्त कराने में करौली सेना ने सहयोग दिया। एक साथी ये प्रश्न आता है कि जयदयाल भटनागर और मेहराब खान, इन्होंने कोटा में विद्रोहियों का साथ दिया था। मेहराब खान मूलतः करौली का निवासी था, लेकिन फिर भी इसने कोटा में विद्रोहियों का साथ दिया। कोटा में विद्रोही कौन थे? मेहराब खान और जयदयाल भटनागर। एक प्रश्न ये भी आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का कौन सा राजा राजस्थान से बाहर अंग्रेजों के पक्ष में लड़ा था? उसका जवाब है सरदार सिंह बीकानेर। बीकानेर का सरदार सिंह अंग्रेजों के पक्ष में राज्य से बाहर जाकर लड़ा था। और एक बहुत ही प्रश्न जो नए बच्चे उनके लिए है, बाकी जो पुराने उनको सबको याद है कि राजस्थान में छावनियां कितनी थी? 1857 में राज्य में 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6। छावनी को अंग्रेजी में कहते हैं कंटोनमेंट। क्या कहते हैं? कंटोनमेंट, यानी कैंट, शॉर्ट में इसको कहते हैं कैंट। तो 6 छावनियां थी, उनमें नीमच जो एक छावनी है वो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में चली गई, लेकिन आजादी से पहले ये राजस्थान में थी। खैरवाड़ा उदयपुर में है, देवली टोंक में है, ब्यावर अभी एक अलग से जिला बन गया। और अपने ये जो 6 छावनियां थी, एक नशीराबाद थी। और एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो पहला विद्रोह है 1857 क्रांति का, वो कहां से हुआ था? 1857 में राजस्थान में पहला विद्रोह और प्रथम विद्रोह है ये हुआ था नशीराबाद से। कहां से हुआ था? नशीराबाद से। नशीराबाद अजमेर जिले का एक स्थान है। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देंगे? सबसे पहले उपराष्ट्रपति सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, यानी प्रधानमंत्री को सूचना देना अनिवार्य नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों को विधिवत रूप से इसकी सूचना देंगे। एक प्रश्न है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे भारत में? सबसे कम उम्र के, इसका जवाब है साथियों नीलम संजीव रेड्डी। साउथ के थे
और नीलम संजीव रेड्डी के नाम से एक और भी चीज जुड़ी हुई है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी ऐसा एक भी राष्ट्रपति नहीं है इनको छोड़ करके जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है। और निर्विरोध एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये चुने गए तो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, यानी इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। अक्सर हम भूल करते हैं पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कि वो निर्विरोध बने थे, यानी वो चुनाव से बने थे। पहला भी चुनाव जीता उन्होंने, दूसरा भी चुनाव उन्होंने जीता था। तो निर्विरोध बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। और रेड्डी पहले वीवी गिरी से चुनाव हारे थे और उसके बाद ये निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। एक किताब है भारत के राष्ट्रपति की लिखी हुई, वो है जॉब्स फॉर मिलियंस। इसके लेखक हैं वीवी गिरी। साथियों, वीवी गिरी का पूरा नाम था वेंकट वर्रा है गिरी, और ये वैसे मजदूरों के नेता थे और दक्षिण भारत से आते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है जॉब्स फॉर मिलियंस। एक क्वेश्चन है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, अभी तक एक बार इसका प्रयोग किया है ज्ञानी जैल सिंह ने, अन्य राष्ट्रपति ने नहीं किया, ज्ञानी जैल सिंह। और कौन सा अधिनियम था राजीव गांधी के समय? ये पोस्ट ऑफिस एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था, उसमें राजीव सरकार ने संशोधन किया, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने तो इसको वापस सरकार को भेजा और न इस पर अनुमति दी। ये भारतीय राष्ट्रपति का एक विशेष वीटो पावर होता है जिसको कहते हैं जेबी वीटो। की क्रांति के जो भारत के नेता हैं उनका थोड़ा सा हम स्थानों का ध्यान करते हैं। किसने कहां नेतृत्व किया था? अवध। अवध किसका नाम है? लखनऊ का जो क्षेत्र है जिसकी भाषा अवधी है वो क्षेत्र है अवध। अवध में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने भी अपने ऐरिश एक पुत्र को वहां का राजा नियुक्त कर दिया था। अंग्रेजों ने इसको अस्वीकार नहीं किया। राजा को वहां वली कहा जाता था, तो वली नियुक्त किया, अंग्रेजों ने उसको अस्वीकार किया, तो बेगम हजरत महल भी विद्रोहियों के साथ चली गई। झांसी में किसने किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई को जो इनकी हत्या की गई वो अंग्रेज अधिकारी थे हुरोज, जनरल हुरोज ने, अंग्रेज था ये, हुरोज ने रानी की हत्या की। रानी को दबाने का काम जनरल हुरोज ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अवध हो गया, झांसी हो गया, कानपुर में नेतृत्व किसने किया? साथियों, नाना साहब जो अंतिम पेशवा थे, उनकी जागीर जो महाराष्ट्र की थी, उन जागीरों को अंग्रेजों ने छीन लिया और उनको ला करके उत्तर भारत में छोड़ दिया, कानपुर के पास बिठूर में। तो कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने। जो अंत में नाना साहब कहां चले गए थे? बाद में नेपाल चले गए। क्रांति के बाद ये पकड़े नहीं गए थे और ये हजरत महल भी नेपाल चली गई। ये प्रश्न भी अक्सर आते हैं। और दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। और बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से, याद रखना, हुमायूं के मकबरे से पकड़ करके और रंगून की मांडले जेल में रखा और वहीं मांडले में इनकी मृत्यु हुई थी। रंगून की मांडले जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। यानी ये जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो ये थोड़ा सा हो गया अपने 1857 की क्रांति के जो आने लायक प्रश्न हैं उनके बारे में। एक इसमें कथन भी आते हैं कि किस अधिकारी ने क्या कथन कहे थे।
यानी 1857 की क्रांति को सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार करने वाले विपक्ष के नेता थे तत्कालीन, वो थे बेंजामिन डिज़रेली। यानी अंग्रेजों ने तो इसको सिरे से नकार दिया कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, ये जनता का विद्रोह नहीं है, ये केवल असंतुष्ट सिपाहियों का विद्रोह है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकारने वाले ब्रिटिश विपक्ष नेता बेंजामिन डिज़रेली, क्या नाम था उनका? बेंजामिन डिज़रेली। और भारत में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले थे वीर सावरकर। इनका पूरा नाम था वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। मूलतः ये महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार किया। बाकी जो अंग्रेज थे जैसे जेम्स और टेलर और आउटर ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। हॉब्स नाम का एक अंग्रेज लेखक था, उसने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा, यानी सभ्य तो अंग्रेज हैं और बर्बर उसने बताया दिया था इंडियंस को। और आर.सी. मजूमदार जो भारत के निवासी थे, उन्होंने कहा था कि तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न पहला था और न ये अंतिम था। इस प्रकार के जो कोटेशन है ये आपको याद रखने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो आप याद रखेंगे तो भी आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। 1857 क्रांति, मैंने सारे कंपटीशन जो देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, अभ्यर्थी भी हूं, उनमें रहा हूं। तो 1857 क्रांति के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है। तो साथियों, इन प्रश्नों को जो मैंने लिखाया है इनको आप ढंग से याद रखें। इसके बाद आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी जो बाल, लाल पाल और बाल की एक टिकड़ी थी आजादी की, इसमें लाल पाल और बाल, उनमें से बाल जो नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक का। ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। और इन्होंने जो कार्य किए उनका हम करेंगे कि तो पूना में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी होम रूल लीग एक तो आता है एनी बिसेंट, वो एनी बिसेंट वाली लीग अलग है और बाल गंगाधर तिलक वाली लीग अलग अलग, दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग अलग प्रांत इनके बांट दिए गए थे। तो होम रूल लीग की स्थापना, और फिर आता है शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। शिवाजी और गणेश उत्सवों के द्वारा इन्होंने महाराष्ट्र के युवकों में, महाराष्ट्र की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को उभारने का प्रयास किया था। और एक इन्होंने दो समाचार पत्र निकाले थे, उनका नाम है मराठा। साथियों, इसकी भाषा पूछी जाती है। मराठा था इंग्लिश में, यानी उल्टी हो गई, मराठा की भाषा मराठी होनी चाहिए थी, तो मराठों की भाषा इन्होंने इंग्लिश रखी। और दूसरा समाचार पत्र है केसरी, ये इनके समाचार पत्र है। केसरी की भाषा थी मराठी। तिलक, जिनको अंग्रेजों ने कहा था भारतीय असंतोष का जनक, यानी वेलेंटाइन शिरोल ने, एक अंग्रेज था वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। उन्होंने कहा कि यदि तिलक को अलग कर दिया जाए तो भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन है ये अपने आप रुक जाएगा। तिलक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत की जनता में अंग्रेजों के प्रति जो नकारात्मक विचार पैदा किए हैं उनका जनक है ये, तो इसको रूट आउट किया जाए। वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार किए थे उनका भी तिलक ने जगह जगह विरोध किया। तिलक ने यह कहा था कि अंग्रेजों को भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और मैं इनके जो सुधार है उनका विरोध करता हूं। एक नियम था साथियों, 1851 में अंग्रेजों ने बनाया था
सहवास व्यय अधिनियम, यानी ये विवाह से संबंधित एक कानून था अंग्रेजों का। व्यय का अर्थ होता है उम्र। विवाह से संबंधित अंग्रेजों ने जब आयु तय करने का एक विधेयक रखा था, उसका भी तिलक ने विरोध किया। तिलक वैसे वकील भी थे, पत्रकार भी थे और राष्ट्रभक्त व्यक्ति भी थे। अब आता है तिलक की मृत्यु और तिलक को कैद में कहां रखा गया। यानी तिलक को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था और तिलक की मृत्यु हुई थी साथियों। असहयोग आंदोलन का जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी, यह 1 अगस्त 1920 और यह किनकी मृत्यु तिथि है? तिलक की। तिलक की मृत्यु के सम्मान में, तिलक को याद रखने के लिए भारतीय जनता ने, उस समय बहुत गरीबी थी, फिर भी 1 करोड़ का चंदा तिलक के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए भारतीयों ने इकट्ठा कर लिया था। तिलक के बाद एक नाम आता है साथियों, अरविंद घोष। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में क्रांति को छोड़ करके राष्ट्रवादी आंदोलन को अलविदा कह दिया और बंगाल में पांडिचेरी में एक आश्रम बनाया था, उसका नाम है अरुविले आश्रम। पांडिचेरी में अरुविले आश्रम की स्थापना की। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। मूलतः ये एक दार्शनिक व्यक्ति थे। फिर आता है इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसकी स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसके संस्थापक थे BR अंबेडकर। और साथियों, अभी जो 2 एग्जाम हुई है, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की, जो जीके की, उनमें अंबेडकर के बारे में दोनों में प्रश्न आए हैं। यानी अंबेडकर ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 7 बुक्स के लेखक थे अंबेडकर। और अखबार का नाम था, वो था मूक नायक। ये था न्यूज पेपर। अंबेडकर के अखबार का नाम था मूक नायक। और एक इनकी पुस्तक थी बहिष्कृत भारत। क्या नाम था इसका? बहिष्कृत भारत। तो ये अपना थोड़ा सा अंबेडकर के बारे में आउटलाइन है। बाकी 60 किताबों के नाम याद रखना एक आसान काम नहीं है। मूल जो आने वाली है उनके हम याद रखते हैं। फिर आता है कि राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। ये स्पेनिश, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बंगाली कई भाषाओं के विद्वान थे। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो एक है संवाद कौमुदी। ये एक बंगला व्याकरण है। इसके लेखक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के अलावा इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था आत्मीय सभा। ये है 1815 में। एक एग्जाम में इनकी संस्थाओं का क्रम पूछा था, तो जो बच्चा स्थापना का वर्ष याद रखता है वो इसका जवाब देगा। आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्म समाज ये बना था 1828 में। साथियों, आगामी वीडियो में हम और भी कुछ रोचक प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।